नमस्ते दोस्तों, डेली फैक्ट्स के ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डार्क हॉर्स ऑडियो बुक सीरीज़ के बेहद खास भाग में, जहां कहानी अपने सबसे गहरे इमोशंस और संघर्ष को सामने लाने वाली है। यह उपन्यास हर उस इंसान की कहानी है जिसने ज़िंदगी में कभी बड़ा सपना देखा है। यूपीएससी प्रिपरेशन, दोस्ती, प्यार, सैक्रिफाइस और उम्मीद, सब कुछ आपको इस कहानी में महसूस होगा। तो तैयार हो जाए इस शानदार सफ़र के अंतिम अध्याय के लिए। शुरू करते हैं। डार्क हॉर्स पार्ट 7। समय मुट्ठी में रेत की तरह फिसला जा रहा था। मुखर्जी नगर में साल कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। कमरे से कोचिंग और कोचिंग से कमरा आते जाते साल भर का समय बस घंटों भर का सफ़र लगता था। समय का पहिया रुकता नहीं, ये सच यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों से बेहतर भला कौन जानता। ये पहिया न केवल रुकता नहीं बल्कि कितने नसीबों को अपने नीचे को चलता जाता और कई की तकदीर इसी पहिए पर सवार होकर बहुत आगे निकल जाती। मुखर्जी नगर का संपूर्ण काल चक्रपिटी, मेंस और इंटरव्यू के बीच ही घूमता रहता था। इधर संतोष ने दिल्ली में रहना तय तो कर लिया था, पर अब उसके लिए दिल्ली में रहना आसान नहीं था। पिताजी ने अपनी तरफ से साफ कह ही दिया था कि अब दिल्ली पढ़ाई के लिए खर्च भेजना उनके बूते की बात नहीं। संतोष ने भी अपनी ओर से वापस आने के लिए हाँ तो कर दिया था, पर महीने ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और पिताजी यह सोचकर हर महीने पैसे भेज दे रहे थे कि शायद अगले महीने संतोष वापस आ ही जाएगा। महीने में भेजी जाने वाली राशि आधी हो चुकी थी। कुछ पैसे माँ अपनी ओर से बचाकर भेज दे रही थी, जिसके बारे में संतोष के पिताजी को भी पता नहीं था। असल में माँ ने ही धाड़ देकर संतोष का दिल्ली में टिकने का मनोबल बनाए रखा था। संतोष इस बीच काफ़ी तनाव में रह रहा था। एक तो आईएएस में दूर दूर तक सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, दूसरी तरफ उसके पास इतिहास से स्नातक करने के अलावा कोई अन्य पारंपरिक डिग्री भी नहीं थी जिसके आधार पर वह और भी कहीं संभावना तलाशे। उसके पास वकालत, पत्रकारिता या एमबीए जैसी अपार डिग्री भी नहीं थी जिसके सहारे वह कहीं और किसी क्षेत्र में हाथ पांव मारे। संतोष तो देश के लाखों छात्रों की तरह पुरातन विश्वविद्यालयीय अध्ययन परिपाटी का पारंपरिक छात्र था, जो या तो सहयोग से आईएएस बनता है या फिर कुछ नहीं बनता है। आज के समय जब देश में आयोजित किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगिता परीक्षा में विज्ञान, तकनीकी, गणित और अंग्रेजी का महत्व बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा था, ऐसे में इन विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को लेकर पढ़े छात्रों की डिग्रियां बस शादी के कार्ड में जिक्र करने के काम आती थीं, अन्यत्र कहीं नहीं। जैसे चिरंजीवी फलाना BA में एमफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। संतोष भी अगर यहाँ कुछ कर न पाता तो बाकी सारे दरवाजे बंद ही प्रतीत हो रहे थे। ऊपर से उस पर जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ने का दबाव भी था। इन्हीं सब परेशानियों के बीच पढ़ाई को जारी रखते हुए एक और परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना इतना आसान नहीं था। पर नशा है आईएएस की तैयारी, जब तक उम्र और अटेम्प्ट है। एक बार आया लड़का ये दोनों गंवाए बिना मुखर्जी नगर से शायद ही वापस जाता था। संतोष ने भी आखिर जैसे तैसे करके खुद को तैयार कर ही लिया था इस बार की भी परीक्षा के लिए। आखिरकार हर साल होली, दशहरा, दिवाली की तरह ही अटल यूपीएससी के पीटी एग्जाम का फॉर्म अपने नियत समय पर आ ही गया। गुरु के लिए भी यह परीक्षा जीवन मरण के समान थी। इतने सालों तक दिल्ली में रहकर और लगातार असफलता के बावजूद भी वह आत्मविश्वास से भरा था, और शायद वह अब तक इसलिए नहीं बिखरा था क्योंकि उसे हमेशा परीक्षा के प्रारंभिक चरण में आसानी से सफलता मिल जाती थी। वह 2 बार साक्षात्कार दे चुका था, उसे बस एक हल्के जोर की जरूरत थी और उसका भी बेड़ा पार हो जाता। इधर संतोष ने फॉर्म डालकर दुनिया से जैसे संपर्क ही तोड़ लिया था। बहुत दिनों बाद मनोहर से बात हुई थी संतोष की। क्या संतोष भाई, हेलो, कहो एकदम छोड़ दिए का निकलना? मनोहर ने फ़ोन उठते ही पूछा। नमस्कार मनोहर जी। नहीं महाराज, हम क्या निकलना छोड़ेंगे, यहाँ से निकलने का ही तो संघर्ष है सबका यहाँ। देखिए कब तक निकलते हैं, संतोष ने दार्शनिक अंदाज में कहा। अच्छा निकल ही जाइएगा भाई, कौन यहाँ रहा है हमेशा के लिए? रिजल्ट आए ना आए जाना तो होगा ही। हमको भी बड़ा प्रेशर है घर से वापस आने का। 6 साल हो भी गया यहाँ मेरा रहते हुए हो। साला आपको बताएं, बस एक बार बिहार का पीटी निकल गया था, उसी को दिखा आज तक टिके हैं यहाँ। मनोहर ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा। हाँ मनोहर भाई, क्या किया जाए, हमारे आपके जैसे ही लोगों से तो यह क्षेत्र भरा पड़ा है, लेकिन इन्हीं के ही बीच से तो सफल लोग भी निकलते हैं ना। सो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, संतोष ने कहा। अच्छा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि विदिशा मिली थी, वह दिल्ली छोड़कर जा रही है। घर वालों ने वापस बुला लिया है, कह रही थी आपसे मिलने को। आज शाम बतरा आ सकते हैं क्या आप? काटा, ये भी जा रही है? ओके चलिए हम आते हैं शाम को, संतोष ने कहकर फ़ोन। शाम को विदिशा, मनोहर और संतोष बतरा पर मिले। पूछा, अरे विदिशा जी, ये अचानक जाने का कैसे प्लान कर लिए? संतोष ने मिलते ही। हाँ सेंटी जी, हम तो चले। अजी वो पापा पिछले 2 साल से ही कह रहे थे कि बहुत हुआ तुम्हारा तैयारी, अब वापस आओ। समय पर नौकरी तो लगने से रही, कम से कम समय पर शादी तो कर लो, विदिशा ने बताया। तो शादी तय हो गई क्या आपकी? संतोष की आवाज़ में एक रहस्य था जैसे। लगभग वही समझिए सेंटी जी, एक लड़का देखा है पापा ने, इंजीनियर है। बताइए, न हम आईएएस बने और न ही पति मिल पाया सिविल वाला। पापा ने खोजा भी तो इंजीनियर, हमारे तो भाग्य में कहीं से भी सिविल नहीं था सेंटी जी, विदिशा ने बड़ी कसक के साथ कहा।
विदिशा की बात ने संतोष को राय साहब की बातें याद दिला दी थीं। इसी तरह एक दिन दिल्ली छोड़ते वक्त उन्होंने भी कहा था कि आईएएस आदमी भाग्य से बनता है, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। आज विदिशा ने भी कह दिया कि उसके भी भाग्य ने दगा दे दिया। उसे तो पति भी सिविल सेवक नहीं मिला। संतोष सोचने लगा, दिल्ली छोड़ जाने वाले हर विद्यार्थी के निशाने पर भाग्य ही है। कोई खुद पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, सारी असफलताओं का हिसाब भाग्य को ही देना पड़ता है। भाग्य में जब आईएएस नहीं बनना लिखा है तो भाग्य यहाँ मुखर्जी नगर में 6-7 साल बर्बाद करने लाता ही क्यों है? भाग्य हमें जो बनाना चाहता है वहीं क्यों नहीं लगवा दिए इन कीमती वर्षों को? भाग्य बहुत आंख मिचौली खेलता है, इसके भरोसे रहना ठीक नहीं इसे कोसने का भी कोई फ़ायदा है। संतोष कब का ही अपने भाग्य की रेखाओं पर स्याही गिरा उसे मिटा चुका था, क्योंकि उसके भाग्य में भी आईएएस बनना नहीं लिखा था। फिर भला ऐसी रेखाओं के साथ कैसे कोई आईएएस की तैयारी करता? अरे तो आपको इंजीनियर पसंद नहीं तो मना कर दीजिए ना, संतोष ने कहा। लो जी, अजी किसके भरोसे मना कर दूं सेंटी जी, आप भी सेलेक्ट हो जाते तो हम मना कर देते, बोलकर विदिशा जोर से हंस पड़ी। उसके साथ मनोहर और संतोष भी हंसने लगे। बाप रे, हमारे भरोसे तो मुश्किल ही है, हमारे लिए तो ज्योतिषी ने साफ कह दिया है कि आईएएस हमारे भी भाग्य में नहीं है, संतोष ने हंसते हंसते कहा। वैसे चलिए आप सबके ही साथ यहाँ हंसते रहते पढ़ते मैंने खुलकर अपनी ज़िंदगी जी ली, जी भर जी ली मैं। अब शादी होगी और पति का साथ तो मरने तक निभाना है, उनके साथ तो मरना होता है ना, जीने वाला दौर जी लिया मैंने, विदिशा ने कहा। कितने बजे की ट्रेन है? मनोहर ने पूछा। 6:30 बजे। चलो अब निकलना होगा मुझे, विदिशा ने कहा। चलिए हम स्टेशन तक छोड़ आते हैं, जहाँ तक साथ चल सकें वहाँ तक तो चलें, संतोष ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ चलो विदिशा, हम भी चलें, मनोहर ने उसका बैग उठाकर कहा। विदिशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ संतोष की तरफ देखा और तीनों रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। विदिशा को विदा करने के बाद वापसी में संतोष ने अचानक पायल की बात उठा दी। मनोहर भाई, वो आपकी खास मित्र पायल कहाँ है आजकल? संतोष ने पूछा। भाई जी रहने दीजिए, किसका किस्सा उठा दिए? अरे नचवा के रख दी हमको, हम साला फुल्ली बकलोल का पूंछ बने रहे। उसने 3 बॉयफ्रेंड को लात मारने के बाद हमारा नंबर लगाया था। अभी सुनते हैं किसी के साथ लिव इन में रह रही है, करोल बाग के साइड में कहीं। छोड़िए भी अब उसका कहानी बंद करिए, मनोहर ने दर्द और झंझलाहट के साथ कहा। मनोहर का चेहरा देख संतोष ने बातचीत का मसला बदल दिया। दोनों इधर उधर की बातें करते वापस बत्रा पहुंचे और अपने अपने कमरे पर चले गए। एक बार फिर से सभी पीटी की तैयारी में जुट गए थे। वो मई का 16वां दिन था। पीटी की परीक्षा देकर गुरु और संतोष साथ ही निकले थे। और संतोष भाई कैसा रहा पेपर? गुरु ने पूछा। वही पिछली बार की तरह ठीक ही गया है, अब परिणाम भी पिछले हर बार की तरह ना आए, यही दुआ कर रहा हूँ, कहकर संतोष हंसने लगा, साथ साथ गुरु भी। पीटी की परीक्षा के बाद परिणाम आने तक के बीच के समय का मुखर्जी नगर में अलग अलग तरह के छात्र वर्ग अलग अलग तरह से उपयोग करते थे। एक वर्ग ऐसा था जिनके लिए यह मुक्ति का समय था। इस वर्ग के छात्र परीक्षा के बाद देशाटन वगैरह के लिए निकल जाते थे। देशाटन का भी एक अलग ही पैटर्न था। कई छात्र लगभग हर हिंदी भाषी राज्य का फॉर्म डालते थे और परीक्षा के बहाने हिंदी पट्टी का देशाटन करते थे। ऐसे केंद्रों में जयपुर, नैनीताल, भोपाल, शिमला सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले स्थान थे, जहां जाकर लड़का घूमने के दौरान 2-4 घंटे की एक परीक्षा देना भी पसंद करता था। एक वर्ग ऐसा था जो अपने स्कोर के बारे में आशान्वित रहता था। वह भले पढ़े नहीं पर तत्काल जगह छोड़ता भी नहीं था। दिन से लेकर शाम तक और देर रात तक संभावित कट ऑफ पर चर्चा कर कमरे पर लौट आता और अधमने ढंग से मेंस के लिए एक आध किताबें मेज से बेड और बेड से मेज पर रखता उठाता। एक वर्ग अपने पीटी को लेकर आश्वस्त वाला था, जो पीटी के अगले दिन से ही मेंस खातिर गंभीरता से तैयारी को अंजाम देने में लग जाता था। इस वर्गीकरण के आधार पर मनोहर देशाटन, संतोष 50-50 वाले और गुरु आश्वस्त वर्ग से था। 2 महीने गुजर गए थे। उन दिनों गुरु अपने किसी मित्र के यहाँ पटना में था। खाना खाकर उसने अभी बोतल खोली ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। गुरु ने फ़ोन उठाया। बस आधे मिनट की बात के बाद फ़ोन रख दिया। गुरु ने इस आधे मिनट में भी अपनी ओर से बोला कुछ भी नहीं था, केवल सुना। उसके बाद लगातार पैक बनाकर पीता गया। तभी मनोहर का भी कॉल आया। हेलो गुरु भाई शाम को जब से रिजल्ट आया है तब से फ़ोन लगा रहे हैं, संतोष का फ़ोन ऑफ जा रहा है, ज़रा देखिए न कहाँ है, रूम पर है क्या? मनोहर ने चिंतित होते हुए कहा। आए, अरे हम तो अभी पटना में हैं। अरे ऑन हो जाएगा, कोई नहीं मरता फेल हो जाने पर यार, टेंशन मत लो, जाके देख लो रूम पर, वहीं सुतल होगा। अब हमारे जैसा पीकर थोड़े मन हल्का कर रहा होगा, जाओ देख आओ। हमारा अंतिम चांस माटी में मिल गया, सारा दर्शन खत्म हमारा, सारी गुरुआई भीतर चली गई हमारी, फिर भी जिंदा है ना? गुरु ने भरी और लड़खड़ाए आवाज़ में कहा। मनोहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु को क्या हो गया है अचानक। क्या मजाक कर रहे हैं गुरु भाई? मनोहर ने कह डाला। ले बेटा, अबे मजाक तो किस्मत हमारे साथ की है भाई। हाँ मैं पिटी फेल हो गया हूँ, गुरु ने भरभराए आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। मनोहर को यकायक तो यकीन ही नहीं हुआ। अचानक उसे संतोष के ऑफ जा रहे फ़ोन का ख्याल आया। वह काँप गया, पैर हाथ हिलने लगे।
वहीं तुरंत एक रिक्शा लिया और संतोष के कमरे पर गया। कमरे पर ताला झूल रहा था। झूलता ताला देखते ही मनोहर किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। मन में एक साथ कई ऊटपटांग विचार आने लगे। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, कहाँ जाए, कैसे खोज खबर ले संतोष की। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि संतोष पीटी फेल होने के कारण अचानक गायब हो गया है। अब वह किस अवस्था में है ये पता करना बहुत ज़रूरी था। नहा साला 3 साल रहे साथ साथ पर घर का भी नंबर नहीं लिए हम उसका। मनोहर ने मन ही मन सोचा। मनोहर किसी तरह संतोष के घर भी संपर्क करना चाह रहा था कि वहां से कुछ जानकारी मिले बैकवर्ड, पर यह भी संभव नहीं हो पा रहा था। हारकर उसी बेचैन अवस्था में मनोहर अपने कमरे गया। सारी रात मोबाइल ताकता रहा कि कोई कॉल या मैसेज आ जाए संतोष का, पर एक एक कर 5 दिन गुजर गए, कोई अता पता नहीं लग पाया संतोष का। कुछ दिन बाद गुरु दिल्ली वापस लौटा। अपने आने के दूसरे ही दिन उसने सीढ़ियों से एक नए लड़के को उतरते देखा। क्या भाई, कहाँ आए थे? गुरु ने उस लड़के से पूछा। मैं अभी आया हूँ, 4 दिन पहले, ऊपर वाले फ्लो पर रहता हूँ। लड़के के बोलते ही गुरु चौंक गया। क्या ऊपर वाले फ्लो पर? अरे तो उसमें तो संतोष नाम का लड़का रहता है, मेरा दोस्त। गुरु ने कहा। नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कौन रहता था कि नहीं रहता था, मुझे कमरा मिला, मैंने ले लिया। ओके भाई, चलता हूँ, लड़के ने कहा और चल दिया। गुरु ने अगले ही क्षण फ़ोन निकालकर मनोहर को लगाया। अरे मनोहर, अबे भाई, संतोष तो यहाँ कमरा छोड़कर जा चुका है, गुरु ने तेजी से कहा। क्या कमरा छोड़ दिया? हे भगवान, चलिए, मतलब जिंदा तो है ना? ओह, घर चला गया हो शायद। बताइए कहाँ गया? जहाँ भी गया एक बार मिल तो लेता, मनोहर ने कहा। संतोष कहाँ गया, कैसा होगा ये वास्तव में किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था। संतोष अभी लापता था, ये पहेली सुलझ ही नहीं पा रही थी। 27 मनोहर और गुरु को अब इस बात का सुकून जरूर था कि संतोष चाहे जहां भी हो पर सुरक्षित है। गुरु ने मकान मालिक से फ़ोन पर बात की तो उसने भी बताया कि संतोष ने वहां आकर मकान छोड़ने की जानकारी दी थी और अपने बचे पैसे का हिसाब कर गया। इधर गुरु अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा था। वह एक चुका हुआ आदमी साबित हो चुका था। उसके अब IAS बनने के सारे अवसर समाप्त हो चुके थे। उसके अपने कई खास दोस्तों ने उससे किनारा कर लिया था क्योंकि उन्हें लगता था गुरु हमेशा नकारात्मक बातें सोचता है जिस कारण वह IAS नहीं बन सका और अब उसका असर उन पर भी न पड़ जाए। अब गुरु की आलोचनात्मकता में उन्हें गुरु का फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगा था। मुखर्जी नगर में सफलता और असफलता को लेकर 2 जुमले खूब चलते थे। जो सफल है उसे लेकर कहा जाता था, इसमें कुछ तो है, और जो असफल होता उसे लेकर कहा जाता, इसमें कुछ तो कमी है। यहाँ आए हर व्यक्ति का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होता था कि वह IAS में सफल है या फेल। यहाँ इससे इत्र व्यक्तित्व की कोई खासियत मायने नहीं रखती थी। यहाँ IAS न बनने को ही जीवन का समाप्त होना माना जाता था। आप में अगर कोई अलग हुनर हो तो लोग हंसकर बोलते, यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु अच्छा वक्ता था और अपने पिछले जीवन में कई संगठनों में काम भी कर चुका था, लेकिन मुखर्जी नगर में अब उसके लिए सारे द्वार बंद थे। वह अब यहाँ रहकर राज्यों की सेवा परीक्षा के लिए टिककर प्रयास करता रहे या ये जगह छोड़ अपने लिए कहीं और कुछ हासिल करने निकले, उसे यह निर्णय लेना था। इसी उहापोह में समय गुजरा जा रहा था। जिस परीक्षा में गुरु पिटी नहीं निकाल पाया था, अब उसी परीक्षा के अंतिम परिणाम आने का भी वक्त आ चुका था। गुरु के भी जानने वाले कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए थे। अरसे बाद आज राय साहब ने मनोहर को फ़ोन किया था। हेलो, क्या मनोहर बाबू, कैसे हैं? पहचाने, हम राय साहब बोल रहे हैं, एक पहचानी आवाज़ थी। अरे राय साहब, कहाँ भैया, साल भर पर फ़ोन कर रहे हैं आप? ये अननोन नंबर था ना, इसलिए पहचान नहीं पाए। फिर अवजवा पकड़े तो हम कहे, अरे ई त राय साहब हैं। मनोहर ने उत्साह के साथ जोर से कहा। आहो मनोहर जी, रुस्तम बताए कि ई बार गुरु का पिटी भी नहीं हुआ, राय साहब ने पूछा। हाँ सही बताया, कबोले, भाग्य ही खराब था बेचारे का, मनोहर ने कहा। महाराज भाग्य छोड़िए, उसका बोली चाली भी खराब था, मतलब देखते नहीं थे। बात ऐसा करता था जैसे कि जिला नहीं देश चलाएगा, राय साहब ने बरसों की भड़ास निकाल कर कहा। अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अपना सुनाए, मनोहर ने बात काटते हुए कहा। पर राय साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके जीवन में अभी नया कुछ था ही नहीं जो सुनाते, इसलिए वे तो लगातार देश दुनिया की जानकारी अपडेट करने में लगे थे। अच्छा हो, संतोष का क्या हुआ था मामला? कहीं सुसाइड उसाइड कर लिया का? भरत का फ़ोन आया था, बता रहा था। बताए, भगवान हमको माफ़ नहीं करेंगे, हम ही उसको दिल्ली का रास्ता दिखाए थे, रूम दिलवाए, सब सेट करवाए, हे भगवान का किया ई लॉन्डो, राय साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। पागल हो गए हैं क्या आप? का चुतियापा बतिया रहे हैं? अरे वो कहीं चला गया है, अब यहाँ नहीं रहता है, जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हम फ़ोन रखते हैं, अभी काम है कुछ, मनोहर ने जानबूझकर फ़ोन काट दिया। इधर कमरे पर गुरु आज अपनी कुंडली निकाल कर देख रहा था। IAS का योग आज भी स्पष्ट दिख रहा था। गुरु इस गोलमाल पर मुस्कुरा रहा था। उसने कुंडली समेट कर रख दी और बत्रा निकल पड़ा। आज 5 दिन बाद वह फिर घूमने निकला था बत्रा के लिए। इस बीच IAS का अंतिम परिणाम भी आ चुका था। बत्रा सिनेमा पहुंचते ही उसकी नज़र इस 3 मंजिली इमारत के सबसे ऊपरी छत पर गई तो आंख चौंधिया गई। विश्वास कर पाना असंभव था उस पर, जो गुरु ने अभी अभी देखा और उसे लगातार देखे जा रहा था।
लगभग 5 मिनट तक उस दृश्य को देखने के बाद उसने तुरंत कांपते हाथों से मनोहर को फ़ोन लगाया। अरे मनोहर लाल, मेरे भाई जल्दी आओ, संतोष मिल गया है, गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे कब बोल रहे हैं, कहाँ मिला संतोष? मनोहर ने भी जोर से कहा। आओ ना यार, बहुत ऊंचाई पर मिला है, बत्रा सिनेमा के सबसे ऊपर वाले छत पर है, गुरु ने बताया। कहा, उतना ऊपर का कर रहा है, उतारिए उसको, हम दौड़कर आते हैं तुरंत, मनोहर ने। अब उतना ऊपर जाके कोई नहीं उतरता, वह जहाँ दिखा है वहाँ से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती, तुम आओ जल्दी, गुरु ने कहकर फ़ोन काटा। 10 मिनट के अंदर ही मनोहर दौड़ता हुआ गुरु के पास आया और फिर उसने भी जो देखा वह उसके लिए अकल्पनीय था। संतोष की फ़ोटो लगी हुई थी, वह आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर की कोचिंग के हर पोस्टर में पूरे बत्रा पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई, संतोष भाई आईपीएस बन गए, मनोहर खुशी से चिल्लाया। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ, डार्क हॉर्स निकला हमारा संतोष, गुरु ने कहकर अपनी नम आंखें पोंछी। गर्दन अभी भी उसी पोस्टर की तरफ उठी हुई थी, मनोहर की भी आंखें वहीं टिकी थीं। पूछा, ये डार्क हॉर्स मतलब नहीं समझे हम गुरु भाई, मनोहर ने गुरु की तरफ देखते हुए। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद न की हो और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। संतोष एक अप्रत्याशित विजेता है। मैंने तुम्हारे आने से पहले श्यामल सर को और हर्षवर्धन सर दोनों को कॉल लगाया था। संतोष लगातार इन दोनों के संपर्क में था। पिटी होने के बाद ही उसने अपना कमरा संत नगर की ओर ले लिया था। उसने सर से अनुरोध भी किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। जो भी हो, किस्मत पलट दी उसने, भाग्य को ठेंगा दिखाकर अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद गढ़ ली इसने भाई, गुरु ने कहा। हाँ बॉस सही कहे, एकदम अंधेरे में रहा साल भर और ज़िंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले लें सर से, इससे मिलकर इसे बधाई दिया जाए, अपने इस डार्क हॉर्स को, मनोहर ने कहा। कोचिंग पहुंचते देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखते तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफ़ी मांगी और तीनों गले मिल खूब रोए। श्यामल सर की आंखें भौ उन तीनों का साथ दे रही थीं। 6 साल बाद मनोहर अपने घर वापस आ गया था। उसकी अब शादी हो चुकी थी। मोतिहारी में सबसे बड़े सीमेंट व्यवसायी के रूप में वह अपनी पहचान बनाने की राह में था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ टीवी देखते हुए वह चैनल बदल रहा था कि एक न्यूज़ चैनल पर उसकी आंख टिक गई। उस पर एक नेता एक राष्ट्रीय पार्टी की ओर से प्रवक्ता के रूप में बहस कर रहा था। मनोहर की आंखें ठीक उसी तरह खुली रह गईं, जैसे कभी संतोष की फ़ोटो देखकर बत्रा पर खुली रह गई थीं। मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, देख लो एक और डार्क हॉर्स। पत्नी ने एक नज़र मनोहर की तरफ देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वह वापस टीवी देखने लगी। सीमेंट बेचने वाले मनोहर की आंख में पानी आते ही जैसे यादें ठोस हो गईं। उसे गुरु की कही वो बात याद आ गई अचानक कि ज़िंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते दौड़ें, ज़रूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। कि हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है, ज़रूरत है उसे दौड़ाए रखने की जिजीविषा। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन, कहीं वह आप ही तो नहीं। जय हो दोस्तों, अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको डार्क हॉर्स ऑडियो बुक सीरीज़ पसंद आई है तो डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऑडियो बुक जंक्शन में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी ही बेहतरीन हिंदी नॉवेल्स, मोटिवेशनल स्टोरीज और इमोशनल ऑडियो बुक्स। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगली ऑडियो बुक किस किताब पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।